तिहुणिहितमधुरविशदवक्काणम् अन्तान्तेतगुणाणं ऋणमोक्षिणाणं जिदभवाणम् सहजानन्दचैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो नेकान्तविश्रान्त महिम्ने परमात्मने स्वसंवेदनसिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्धजीवास्तिकायाय नित्यानन्दचिदे नमः। प्रणो हरिहन्ताणं प्रणो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं प्रणो वत्सायाणं नमो लोहे सवसाहो। पंच परमेश्वर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवंत जयसेन स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, सनातन जैन धर्म की। अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो 4 अनुयोगों की व्यवस्था थी, उन 4 अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग, और द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पे ग्रंथराज पंचास्तिकाय का स्वाध्याय कर रहे। भव्यात्माओं, आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचास्तिकाय में हम सभी भव्यों के लिए उन 5 विशेष द्रव्यों का व्याख्यान कर रहे हैं, जिसमें सत्ता के साथ प्रदेश प्रचय थे, अस्तित्व के साथ कायत्व था। ऐसे उन 5 अस्तिकायों को विशेष रूप से वर्णित करने वाले, जहां इन 5 द्रव्यों को अस्तिकाय कहते हुए पंचास्तिकाय का प्ररूपण किया जा रहा है, वहीं पर उन 5 द्रव्यों के लिए परिणमन के लिए निमित्तभूत स्वयं के लिए परिणामी ऐसा जो काल द्रव्य था, उसका व्याख्यान करना भी आवश्यक था। और उसी के व्याख्यान के अंतर्गत हम 2-3 दिनों से लगभग यहाँ उस काल द्रव्य को समझने का प्रयास करें। पहले हमने द्रव्य काल को समझा, फिर द्रव्य काल के यानी निश्चय काल के जो पर्याय रूप हमारे लिए व्यवहार काल हमने समझा। उस व्यवहार काल के कल हम भेद भी समझ रहे थे। जो वर्तना ही जिसका लक्षण था,
ऐसा वह काल, द्रव्य काल रूपी, निश्चय काल रूपी हमने जाना था। और उसी वर्तना काल रूपी निश्चय काल के भेदों को जो अन्य द्रव्यों के निमित्त से जाना जाता है, चाहे पुद्गल परमाणु हो, चाहे काष्ठ, लकड़ी, पानी, बर्तन आदि क्यों न हो, चाहे पुरुष का हाथ क्यों न हो, ये सभी पूर्ण रूप से हमारे लिए निमित्त भूत थे उस व्यवहार काल को समझने के लिए। ये पुनः पुनः समझे, काल द्रव्य ही है, काल द्रव्य ही है और अन्य द्रव्यों जैसी उसकी भी पर्याय है। तो जो काल द्रव्य है उसे हमने निश्चय काल माना, जो कि कालानुरूप था, और उन्हीं की पर्यायों को जो हम अन्य द्रव्यों के निमित्तों से समझ रहे हैं, पुनः समझे, अन्य द्रव्यों के निमित्त से जो हम उसे समझ रहे हैं, वह उसका समझना ही व्यवहार काल रूप था। समझ में आया? निश्चय काल की पर्याय समय, निमेष, घटी आदि रूप व्यवहार काल थी, जिसको आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी ने अपनी गाथा नंबर 25 में समझाने का कल प्रयास किया था। मुख्य अभिप्राय आचार्य भगवंत का यहाँ पर यह था कि काल पराश्रित है। क्या कहा? काल द्रव्य पराश्रित है। बीसी जैन साहब, काल द्रव्य पराश्रित है, काल द्रव्य पराश्रित है कथनचित। ये मत कह देना कि मात्र व्यवहार काल पराश्रित है। व्यवहार काल यानी पर्याय होगी किसमें? निश्चय काल के अभाव में व्यवहार काल, द्रव्य के अभाव में पर्याय नहीं होती। इसलिए कल हमने विशेष बात ये समझी कि जो समय है वह पदगल पर आश्रित है, जो निमिष है वह आंखों के पलकों पर आश्रित है कथनचित। ये तो बात हमारी पहले ही हो चुकी कि कथनचित जो ये व्यवहार काल है, तभी तो हम उसे व्यवहार काल कह रहे हैं। कल समझा था ना माँ, समय किस पे आश्रित है? पुद्गल परमाणु की गति पर, पुद्गल परमाणु पर, निमेष आंखों के पलकों पर, दिन रात सूर्य के गमनागमन पर। ये मात्र निमित्त भूत उपचरित कथन है। वैसे देखा जाए तो काल नहीं, कोई भी द्रव्य किसी पर भी निश्चय से आश्रित नहीं है। बात आई समझ में? निश्चय काल किसी पे आश्रित नहीं है, पर उसकी पर्याय जो व्यवहार रूप हम समझ रहे, पकड़ रहे हैं, वह परिपूर्ण रूप से पर के आश्रित मानी गई है। क्योंकि जब भी ये पर्याय को हम समझेंगे, चाहे समय, घड़ी, घंटा, मिनट, ये सब कुछ पराश्रित से समझेंगे, इसलिए उसको कथनचित पराश्रित कल कहा। कुंद कुंद स्वामी ने गाथा में भी यही कहा, कालो परायत्तो। व्यवहार कालो नहीं लिखा, काल ही पराश्रित है। कौन सा? जिस काल को हम पराश्रित कह रहे हैं ना, वही व्यवहार काल है। और वह व्यवहार काल निश्चय काल को छोड़ के नहीं होता, इसलिए कथनचित काल ही पराश्रित है, समझने के लिए। बात समझ में आ रही है? ये कल हम समझ चुके, आगे बढ़ना है। अमृतचंद स्वामी ने भी इस विषय को संक्षेप में कहते हुए ये कहा कि गमन आदि के निमित्त से, या सूर्य के गमन के निमित्त से, या परमाणु आदि के गमन के निमित्त से हम इस व्यवहार काल को समय रूप, दिन रात रूप आदि आदि समझ रहे हैं।
मात्र इतनी ही परिभाषा, इतनी ही व्याख्या अमृतचंद स्वामी ने अपनी टीका में की। पर आगे तात्पर्य वृत्ति टीका में जयसेन स्वामी भगवान ने समय को व्याख्यायित किया। हमने लगभग उन सबको लिखने का प्रयास किया। माँ लिखा है, कॉपी में नहीं, दिमाग में भी। जो मंद गति से पुद्गल परमाणु अपने प्रदेश को छोड़ के दूसरे प्रदेश में पहुंचता है या तीव्र गति से 14 राजु गमन करता है, वह समय। एक पलक आंख की झपकना ये निमेष है और उसमें असंख्यात समय हो चुके। क्रम क्रम से हमने वर्ष तक व्याख्यान यानी गणित यहां लिखा, आदि करते हुए वहां सागरोपम की व्याख्या समझनी होगी, ये भी कल हमने समझा। उसके उपरांत यह प्रश्न हुआ था कि यह व्यवहार काल कैसे पराश्रित होता है, कैसे निमित्तभूत उसको पर के आश्रित माना जाता है। तो दृष्टांत देते हुए आचार्य भगवान ने कहा था, कुंभकार बहिरंग निमित्तोत्पाद मृत पिंडोपादान कारण। भले ही मिट्टी में ही उपादान कारण था, पर उसी मिट्टी के उपादान कारण के साथ चक्रकार, कुंभकार, चका आदि आदि ये सब कुछ बहिरंग निमित्त आवश्यक थे। ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य स्वयं में परिणत होते हुए भी, स्वयं में शक्ति होने पर भी कहीं ना कहीं निमित्तों की वहां पर आवश्यकता थी। पर पूर्ण रूप से निश्चय न से वह भी निमित्ताधीन नहीं है। ये बहुत अच्छी बात समझे। कोई भी द्रव्य काल ही नहीं, अपितु जीव, पुद्गल, धर्म आदि कोई भी द्रव्य निमित्ताधीन नहीं है। कथन किया जा सकता है, उपचरित कहा जा सकता है, पर वास्तविकता में कोई किसी के आश्रित नहीं है। समझ में आया क्या? निमित्त और उपादान, निमित्त कारण और उपादान कारण। प्रत्येक द्रव्य अपने उपादान कारण से परिणमन कर रहा है। समझ में आया क्या? प्रत्येक द्रव्य अपने स्वयं के शक्ति से परिणमन कर रहा है। फिर काल का क्या काम? जब सब अपने आप से ही चल रहे हैं ना, तो काल की जरूरत क्या? निमित्त कारणम। निमित्त कारण की तरह जैसे बिना निमित्त के कोई कार्य नहीं देखने में आता, ऐसे ही बिना निमित्त के काल का भी परिणमन देखने में नहीं आता। इतना कल हमने समझा था, ठीक है। मात्र कल हमने जो समझा उसकी रिवीजन यहाँ पे हमने की। अब आगे पढ़ते हैं अगले पैराग्राफ को। आचार्य भगवंत जयसेन स्वामी, तात्पर्य वृत्ति टीका, गाथा नंबर 25। किंच अन्येन क्रिया विशेषणादित्यगत्यादीनां परिच्छिद्यमानोऽन्यस्य जातकादे परिच्छित्ति हेतु स एव कालोऽन्य द्रव्य कालो नास्ति इति। मिला क्या? 1 2 3 4 नीचे से चौथा पैराग्राफ। उनके इसमें भी होगा शायद चौथा ही पैराग्राफ, चौथा ही है ना। किंच पढ़ो। किंच अन्येन, मिला क्या? किंच यानी प्रश्न। क्या कहा? अन्येन क्रिया विशेषण आदित्य गत्यादिना। आदित्य ने सूर्य। जैसे कुछ विशेष कहते हुए कह रहे हैं कि क्रिया विशेषण आदित्य गत्यादि परिच्छिद्य मानो अन्यस्य जातक आदे परिच्छित्ति हेतु सच काल अन्यो द्रव्य कालो नास्ति। प्रश्न करते हुए, यहाँ विकल्प करते हुए ये पूछा जा रहा है कि अन्य द्रव्य की क्रिया विशेष द्वारा
हमने समय को कैसे जाना? समय को कैसे जाना? अन्य पुद्गल, अन्य मतलब पुद्गल द्रव्य की क्रिया से जाना। दिन रात कैसे जाना? अन्य द्रव्य यानी सूर्य के गमनागमन से हमने जाना। तो यहां ये कह रहे हैं अन्य द्रव्य की क्रिया विशेष के द्वारा। अब समझ में आया? अन्य द्रव्य की क्रिया विशेष के द्वारा, चाहे मंदगति तीव्र गति सूर्य हो चाहे परमाणु हो, उनकी क्रिया विशेष के द्वारा हमने क्या किया? जैसे सूर्य की गति आदि द्वारा जानने में कौन आ रहा है? परिच्छिद्य मानो अन्यस्य, अन्य के द्वारा उत्पन्न होने पर भी, अन्य की क्रिया से जानने में आने वाला होने पर भी वह अन्य उत्पन्न हुए पदार्थ को ज्ञान का कारण है। वह काल है, अन्य कोई द्रव्य काल है ही नहीं। मुझे नहीं लगता एक शब्द भी आपको समझ में आया। वो तो चेहरा ही आपके बता रहे। यहां प्रश्न किया कि आपने ये समय से लेकर वर्ष तक काल की गणना हमें बताई क्या? वो हमने किसके निमित्त से जानी? अन्य द्रव्यों के निमित्त से जानी। तो उस अन्य द्रव्य के निमित्त से जो हम जान रहे हैं, तो जो अन्य उत्पन्न हुआ पदार्थ है वह अन्य उत्पन्न हुए पदार्थ का ही तो ज्ञान है। दिन रात ये कोई काल द्रव्य का परिणमन नहीं है, ये तो सूर्य का गमनागमन है। समय कोई काल का परिमाण नहीं है, ये तो परमाणु का गमनागमन है। ये प्रश्न चल रहा है, हमारा सिद्धांत नहीं है। किसी ने ऐसा प्रश्न किया कि हम उन समय को, घड़ी घंटा को या दिन रात को किसके निमित्त से जान रहे हैं? परद्रव्य के निमित्त से जान रहे हैं ना। तो हमें तो वहां परद्रव्य का ही ज्ञान हो रहा है, काल का कहाँ ज्ञान हुआ? समझ में आया कि और स्पष्ट करूं? हम परमाणु के गमनागमन से समय, सूर्य के गमनागमन से दिन रात आदि हम प्रमाण समझ रहे कि नहीं? पर हमने यहां काल कहाँ मिला? समझ में आया क्या? यहां काल तो दिखा ही नहीं। ज्ञान किसका किया हमने? सूर्य उदित हुआ सूर्य गया, मतलब दिन रात हुआ। हम तो सूर्य का ही ज्ञान कर रहे हैं ना, हम तो पुद्गल परमाणु का ही ज्ञान कर रहे हैं। यहां अन्य से उत्पन्न हुए पदार्थों का ही ज्ञान हुआ, पदार्थों के ज्ञान का ही कारण है। जो हम नाप रहे हैं, प्रमाणित कर रहे हैं, वह अन्य द्रव्य से उत्पन्न पदार्थों के ज्ञान का ही कारण है, काल है ही नहीं। यहां उनका ये कहना है, आप ये कह रहे हो हमें ये समझ नहीं आ रहा, द्रव्य काल नास्ति इति, द्रव्य काल है ही नहीं, कालाणु है ही नहीं। कहाँ है बताए कालाणु? सूर्य ही हिला ना यहां से वहां। दिन रात किसे कह रहे हैं आप? दिन रात किसे कहा? सूर्य आया सूर्य गया पुनः आया। ये जो सूर्य के निमित्त से हम जान रहे हैं, तो ज्ञान हमने किसका किया? सूर्य का ही तो कर रहे हो। कालाणु कहाँ है बताइए? कालाणु दिख रहा है क्या? कालाणु समझ में आया क्या? अभी हमारे समझ में भले ही नहीं आया, पर बिना बिना कालाणु के हुआ क्या? प्रश्न समझ में आया क्या? पहले फिर उत्तर समझते हैं। शिष्य पूछ रहा है, कोई शिष्य नहीं है, आचार्य भगवान शिष्य के मुख से पूछवा रहे हैं कि भाई द्रव्य काल कहाँ दिखा हमें? काल द्रव्य मिला क्या? द्रव्य काल मिला क्या? नास्ति इति, है ही नहीं है। क्यों नहीं है? जो हमारे सगे बंधु है श्वेत पट्टामना वाले, जिनने काल को द्रव्य नहीं माना, कल बताया था ना, कालस्य सूत्र ही उनके तत्वाद सूत्र में नहीं है। उनकी तरफ से यह प्रश्न खड़ा करते हुए यहां मतार्थ प्रारंभ हुआ है। 5 अर्थ पढ़े थे, याद है क्या किसी को? शब्दार्थ, भावार्थ, नयार्थ, मतार्थ और आगमार्थ। ये शब्द तो के अर्थ हो गए, भाव भी हमने समझ लिया। अब मत, हमसे जो भिन्न मत है, जितने जितने प्रश्न हो रहे हैं ना,
ये सभी मतार्थ है। मत यानी दूसरे दर्शन वाले, दूसरे सिद्धांत वाले जो अपनी अपेक्षा से कहते हैं, उनका खंडन करने के लिए यहाँ मतार्थ समझाया जा रहा है। मां समझ में आया? मतार्थ हमारे मत का अर्थ क्या है, पहले उनके मत से प्रश्न पूछा जाएगा। कोई भी वाद विवाद करने वाला आचार्य भगवान के सामने नहीं है, पर पढ़ने वालों को उस गाथा का, पंक्ति का मतार्थ कैसे पता चले? मात्र मैं कह रहा हूं नहीं, जैन दर्शन का ऐसा सिद्धांत है, मत है। इसलिए अन्य मतों का खंडन करते हुए, अन्य दर्शन का खंडन करते हुए, अपने दर्शन का, अपने धर्म का मंडन करने के लिए जो कथन होता है वह मतार्थ होता है। आया आप समझ में? जो श्वेत पट्टा आमना वाले हमारे सगे संबंधी थे, जिनने काल को नहीं माना, उनके तरफ से ये तर्क दिया, काल तो हमें दिखा ही नहीं है भैया, हम तो सूर्य को काल मान बैठे हैं, परमाणु को काल मान बैठे हैं, ये तो मात्र व्यवहार रूप पर्याय है, काल द्रव्य नाम की कोई वस्तु नास्ति इति है ही नहीं। अब कुछ और पल्ले पड़ा कि और स्पष्ट करूं? समझ में आया प्रश्न? अब उत्तर तक पहुंचते हैं। तन्ना, ऐसा मत कहो, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? पूर्वोक्त समयादि पर्याय रूप आदित्य गत्यादि नाम व्यज्यमानः स व्यवहार कालः यस्यादित्य गत्यादि परिणते सहकारी कारणभूतः स द्रव्य रूपो निश्चय काल। अब समझते हैं, उत्तर समझ में आएगा तो प्रश्न और स्पष्ट हो जाएगा। कह रहे हैं पूर्वोक्त यानी पूर्व में जो कहा हुआ समय आदि पर्याय रूप, समय आदि जो पर्याय रूप आदित्य गत्यादि नाम, आदि के, आदित्य के, आदित्य यानी सूर्य के, गति अगति आदि के रूप से व्यज्यमान उत्पन्न हुआ कौन? स व्यवहार काल, वह व्यवहार काल है, ये परम सत्य। ठीक है, यहां तक सामने वाले को भी कोई विकल्प नहीं, जिसका प्रश्न है उसको भी यहाँ कोई विकल्प नहीं है। आदित्य सूर्य के गमनागमन से उत्पन्न होने वाला व्यवहार काल है। ठीक है, वो भी यही कह रहा है, व्यवहार काल तो हो सकता है पर द्रव्य काल, निश्चय काल नहीं है। तो उसके लिए पुनः उत्तर देते कह रहे हैं यथा आदित्य, क्या लिखा? यश्चादित्य, यश्च आदित्य, आदित्य गत्यादि परिणते, यह जो आदित्य यानी सूर्य की परिणति, गमनागमन चल रहा है, उसके सहकारी कारणभूत कोई है कि नहीं? सहकारी कारण, माँ रोटी बनाई, माँ रोटी बनाई, माँ रोटी बनी, माँ रोटी बनी, माँ रोटी बनाई, माँ रोटी बनी। समझ में आ नहीं रहा क्या प्रोफेसर साहब? कुंभकार मटका बना, माँ रोटी बनी। अभी सब हाँ कह रहे थे, बदलना नहीं बिल्कुल। माँ रोटी बनाई, माँ रोटी बनाई, माँ रोटी बनी। घर में रोटी नहीं बनी? बहुत अच्छे से शब्दों को समझो। माँ रोटी बनी नहीं बनी, आटे से तो रोटी बनी, पर माँ रोटी बनी क्या? अंतर नहीं आया क्या समझ में? अब आ जाएगा। माँ रोटी बनी नहीं है। रोटी कौन बना? रोटी आटा ही बना, पर उस रोटी के, आटे के रोटी को बनने के लिए सहकारी निमित्त कौन बना? माँ बनी। हमें तो बनाते हुए माँ ही दिखी, इसलिए हमने यही कहा माँ रोटी बनी। समझना? तो क्या माँ रोटी बनी थी क्या? नहीं बनी थी। रोटी आटे से ही बनी थी, पर माँ ने कुछ नहीं किया क्या?
निमित्त भूतेन सहकारी कारणम। अब समझ में आ जाएगा। रोटी मां नहीं बनी, पर मां ने रोटी बनाई। अंतर आ रहा है ना समझ में? जो स्वयं परिणत आदित्य आदि के रूप से प्रकट हो रहा है, परमाणु आदि के निमित्त से जो उत्पन्न हो रहा है, वह व्यवहार काल है। पर उस आदित्य यानी सूर्य के परिणति के निमित्त से जो सहकारी कारणभूत, कोई ना कोई तो सहकारी चाहिए ना। तो सहकारी कौन है? सद्रव्य रूपो निश्चय कालः। वह द्रव्य रूप निश्चय काल है। पुनः समझाऊं? पूर्व में हमने जो समय आदि पर्याय पढ़ी, वह किसके निमित्त से हुई? किसके निमित्त से हुई? सूर्य, परमाणु आदि के निमित्त से होने पर भी कोई ना कोई उसके लिए निमित्त था कि नहीं? तो वो निमित्त कौन था? जैसे रोटी के लिए निमित्त माँ थी, ऐसे ही उस व्यवहार काल के लिए निमित्त कोई द्रव्य था, कोई वस्तु थी। तो उसका नाम कौन है? उसका ही नाम कालाणु है। उसका ही का नाम द्रव्य काल है। उसका ही नाम निश्चय काल है। ये हम कई बार समझ चुके हैं। अंतर इतना है कि कहीं ना कहीं प्रश्न जब घुमा के पूछा जाता है, तो हम कहते हैं माँ रोटी बनी कि बनाई। अंतर समझ में आया? शब्द थोड़ा सा घूम गया कि हम घूम जाते हैं, हमें लगता है क्या पूछ लिया, क्या उत्तर दे। विषय वही चल रहा है, पर चाहिए, इसलिए यहां कहा जा रहा है। बोलो। हम्म। 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 वही तो प्रश्न अभी पूछा और वही का तो उत्तर अभी दिया। हम्म। क्या? हाँ ठीक है। हाँ। सामने घड़ी दिख रही है आपको? मैं मैं पूछ रहा हूँ, सामने घड़ी दिख रही है आपको? हैं? घड़ी में जो सेकंड, मिनट और घंटे का काटा चल रहा है, वो चल रहा है इसलिए काल हो रहा है, कि काल जो हो रहा है उसको वो दिखा रहा है? प्रश्न समझ में आया क्या? जो सामने, क्योंकि चंद्र, सूर्य, समय, परमाणु ये बहुत हमारे अभी पकड़ की बात नहीं, सामने घड़ी लगी है, सबको घड़ी का अंदाज है, सबके सामने घड़ी है, सामने रखे। और देखिए जो घड़ी में तीन कांटे घूम रहे हैं, उसके घूमने से काल हो रहा है, कि काल के निमित्त से हम उसके घूमने को मिनट, घड़ी, घंटा कह रहे हैं? दोनों कथन और दोनों का निर्णय बहुत अच्छे से करना, फिर आपके प्रश्न का उत्तर स्वयं में आपको मिल जाएगा। उस घड़ी के कांटों के घूमने से काल हुआ क्या? पुनः पूछ रहा हूं, पुनः पूछ रहा हूं, उस घड़ी के सेकंड कांटे को घूमने से काल हुआ क्या? नहीं हुआ क्या? बहुत अच्छे से समझना। वहां जो एक पूरा चक्कर व सेकंड काटा लगा रहा है, हम क्या कहेंगे उसको? 12 से निकल के पुनः 12 पे आया, 1 मिनट हुआ। तो उसके घूमने से काल में परिवर्तन हो रहा है, कि प्रत्येक द्रव्य में होने वाले परिणमन को हम उस घड़ी के कांटों से नाप रहे हैं। अंतर समझ में आया? तो
घड़ी के कांटों का जो घूमना है ये कोई काल नहीं है क्या? ये घड़ी के कांटों का घूमना ही व्यवहार काल है। समझना, ये घड़ी के कांटों का घूमना ही व्यवहार काल है। पर उस व्यवहार काल के लिए, उस पर्यायों के लिए कोई ना कोई धुरी, कोई ना कोई आधार होगा कि नहीं? भले ही हमें दिखे नहीं दिखे, पर घड़ी के पीछे का मैं सेल निकाल दूं तो घड़ी चलेगी। क्यों? कांटे है, घड़ी है, काल है, सब कुछ है ना। भले ही आपको कालाणु द्रव्य दिखे नहीं दिखे, ये सभी दृष्टांत है, एक देश होते हैं, सर्वथा घटित नहीं होगा। नहीं तो सर्वथा घटित कर दो, एक ही देश दृष्टांत घटित होंगे। जैसे सेल होने पर ये कांटे चल रहे हैं, कांटे नहीं आ रहा, खिलौना चल रहा है, सेल निकाल लो कि बंद हो गया। सेल दिख रहा है क्या? सेल दिख रहा है क्या? तो चल नहीं रहा क्या? हम खिलौना चल रहा है, कांटे चल रहे हैं, ये चल रहा है, हम सब कुछ कह रहे हैं, पर चलाने वाला कौन? निर्मल जी, चलाने वाला कौन? भले ही चलाने वाला दिखे नहीं दिखे, पर उसके बिना ये चलने वाले नहीं होते। ऐसे ही अब द्रव्यों में पहुंचो। काल द्रव्य, निश्चय काल, द्रव्य काल, कालाणु, ये हमें दिख नहीं रहे, पकड़ में नहीं आ रहे, समझ में नहीं आ रहे, पर खिलौना चल रहा है, कांटे चल रहे हैं। हमने उसको तो व्यवहार काल मान लिया, जान लिया, पर उस व्यवहार के लिए, उस पर्याय के लिए कुछ ना कुछ आधार तो होगा। अभी भी नहीं समझ में आया क्या? आगे का पढ़ के आगे की हमें ज्ञान नहीं, तो आगे तो हम पढ़ेंगे तो देवों के विमान तक पहुंचेंगे, तब समझ में आ जाएगा। मैंने जितना पूछा मां, समझ में आया क्या? जो घूम रहा है, उस घूमने के लिए कुछ ना कुछ बीसी जैन साहब आधार होना चाहिए कि नहीं? चक्का जो घूम रहा है गाड़ी का, चक्का जो गाड़ी का घूम रहा है, रोहित तुम गाड़ी से आए ना छिंदवाड़ा से यहाँ तक, तो चक्का चल रहा था कि चक्के के, दो चक्के के बीच में एक रॉड लगी थी जिस पे वे दोनों चक्के लगे थे, वो भी चल रहा था क्या? चक्का नहीं, जो जो रॉड थी वह भले ही एक्सिस चल रही थी, पर उसके लिए कुछ आधारभूत जो था वो सभी चल रहा था क्या? तो गाड़ी भी ऐसी ऐसी होनी चाहिए थी। समझ में आया क्या? बैलगाड़ी नहीं देखी क्या? बैलगाड़ी को देख लो, साइकिल को देख लो, साइकिल के चक्के के बीच में जिसमें बॉल बेरिंग होते हैं, जिसपे वो चक्का चलता है, तो उसमें बीच में कुछ आधारभूत, पक्का, ठोस, बिना बदलने वाला, बिना चलने वाला कुछ ना कुछ होता है कि नहीं? वो अगर मजबूत नहीं है तो बाहर का चक्का घूमेगा क्या? कथनचित उसकी बाहर की परत भी अगर नहीं घूमेगी तो चक्का घूमेगा क्या? आंखों के सामने जो दृष्टांत समझाना चाहता हूं उसको लेने का प्रयास करो। मां, जिससे कभी आटा, आपने आटा पीसते आप लोग, जो आपने आटा बनाया उस चक्की को देखा कभी? कितना ही ऊपर का आटा घुमाओ, नीचे का भी आगे पीछे करो, पर बीच की अगर कील नहीं है। ये दृष्टांत है, दृष्टांत को दृष्टांत रूप में समझे। ऐसे ही आधारभूत कोई द्रव्य नहीं होगा तो किस पे घूमेगा, कौन घूमेगा, क्यों घूमेगा, क्या घूमेगा? जो आधारभूत है, जिसके निमित्त से ही ये सब कुछ हो रहा है ना, उसका ही नाम द्रव्य काल है। वही कालाणु है, वही काल द्रव्य है, और वही निश्चय काल है। समझ में आया क्या? मां, क्या आया? सब कुछ आया, कह नहीं सकते, पर आ रहा है।
हमारे भी गम्य हैं। ऐसा मत कहो केवली गम्य हैं, समझ नहीं, ऐसा ही है। हमारी भी ज्ञान का ही विषय है। अंतर इतना है, अंतर इतना है, भेद साक्षात साक्षाश्च। समंतभद्र स्वामी आत्ममीमांसा में कहते हैं भेद इतना है, वे साक्षात जान रहे हैं, हम असाक्षात परोक्ष जान रहे हैं, पर दोनों के ज्ञान का, सम्यक ज्ञान का विषय है। ये मात्र मत कह देना वो केवली गम्य है, केवली गम्य प्रत्यक्ष है, हमारे लिए परोक्ष ज्ञान है। आगम में परोक्ष ज्ञान को भी प्रमाण कहा, कहा क्या? अभी हम आलाप पद्धति में पढ़ के आए, मति श्रुते परेक्ष परोक्षे। ये दोनों परोक्ष, मात्र इतना ही नहीं, माणिक नंदी स्वामी ने परिक्षमक सूत्र में उस परोक्ष ज्ञान को भी कहा। साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष नहीं, मैं परोक्ष की बात कर रहा हूं। 5 परोक्ष ज्ञान बताए, कोई बता सकता है? हमने नाम ही पहली बार सुना महाराज जी, माणिक नंदी स्वामी का और परीक्षमक सूत्र का। कहां से सूत्र याद हो? प्रत्यक्षादि निमित्तम, स्मृति, प्रतिविज्ञान, ये जो हमने तत्वार सूत्र में शब्द पढ़े थे, उसके लिए ही यहाँ पुनः शब्द देते हुए आचार्य भगवान कह रहे हैं स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, भेदात। पढ़ना पड़ेगा। एक अनुयोग का निर्णय करने के लिए बहुत सारे ग्रंथों को समझे बिना काम नहीं बनेगा। स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ये 5 परोक्ष प्रमाण हैं। धुएं को देखकर हम जान रहे वहां अग्नि है, ये अनुमान ज्ञान है। ये आगम जो पढ़ रहे हैं ये भी परोक्ष ज्ञान है। जो तर्क दिया जा रहा है, जिसे लॉजिक कहते हैं, वह भी परोक्ष प्रमाण है। स्मृति और प्रतिविज्ञान ये भी परोक्ष प्रमाण है। इसलिए ये मत कह देना कि मात्र केवली गम्य है। प्रत्यक्ष रूप से केवली गम्य है, हम प्रत्यक्ष नहीं जान पा रहे हैं, पर अनुमान से, आगम प्रमाण से, तर्क से हमें इसे मानना होगा। ये जितने दृष्टांत देके समझा रहा हूं ना, यही तो मात्र तर्क है। तर्क हमने समझा था, याद है ना? ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, देयर फोर इसलिए कि ए इज इक्वल टू सी। हिंदी में समझाऊं क्या? आ के बराबर बा के बराबर का, तो आ के बराबर का हो गया। ये तर्क है। तर्कों से, आगम प्रमाणों से और अनुमान से हमें इसका निर्णय करना है। आगे बढ़े। एक ही पैराग्राफ की 2 ही लाइन हो पाई है आज, फिर हमसे नहीं कहना पूरा नहीं हुआ विषय। ननु आदित्य गत्यादि परिणते धर्म द्रव्यम सहकारी कारणम कालस्य किमायावत किमायातम। मिला क्या? अगला ही पैराग्राफ। ननु यानी पुनः प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछे? आदित्य गत्यादि परिणते धर्म द्रव्यम सहकारी कारणम कालस्य किम आयातम। समझ में आया क्या? पूछ रहे हैं कि आदित्य के गति के लिए, यानी सूर्य के गति के लिए कौन निमित्त है? धर्म द्रव्यम सहकारी कारण। धर्म द्रव्य तो होता है ना, कालस्य क्या? काल की क्या आवश्यकता? प्रश्न समझ में आया क्या? ये तो हमने सोचा ही नहीं था, इसलिए सोच के आचार्य भगवंती प्रश्न रखते उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न आया समझ में? गति के लिए तो मैं इसीलिए तो कह रहा था, आगे आगे पढ़ोगे बढ़ोगे तो पीछे पीछे के सपाट होते जाएंगे, क्रम क्रम से जहां चलेंगे तो वहां हम पढ़ेंगे। समझ में आया क्या? सूर्य के गमन के लिए निमित्त धर्म द्रव्य है। गति हेतुत्व किसका लक्षण? धर्म द्रव्य का। फिर आप काल को क्यों आरोपित कर रहे हैं? काल को क्यों आरोपित कर रहे हैं कि काल गमन करने के लिए, काल गति के लिए निमित्त है? गति हमने तो मात्र धर्म द्रव्य से पढ़ी थी, काल की क्या आवश्यकता थी? नहीं वम, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? गति परिणते धर्म द्रव्यम सहकारी कारणम भवति काल द्रव्यम च।
सहकारी कारणानि बहुन्यपि भवन्ति यथा कारणात् घटोत्पत्त्यो कुंभकार चक्र चीवरादिवत् मत्स्यादीनां जलादिवत् मनुष्याणां षट्कादिवत् विद्याधराणां विद्यामन्त्रे औषधिवत् देवानां विमानादित्यादि काल द्रव्यम गति कारणम। ज्ञानी जी आगे का पूछ के पूछ रहे थे, पूरा पढ़ के ही हम पढ़ाते हैं, बिना पढ़ के नहीं आते। क्या कहा? ऐसा मत कहो, काल द्रव्य नहीं है, ऐसा आपका कहना अयोग्य है। काल द्रव्य सहकारी नहीं है, ये भी कहना आपका सही अयोग्य है। क्यों? गति परिणते धर्म द्रव्यम। गति के लिए धर्म द्रव्य सहकारी कारणम भवति। सहकारी कारण होता है, इसमें शंका ही नहीं, विकल्प ही नहीं। पर काल द्रव्यम च, काल द्रव्य भी होता है। क्यों? एक ही होना चाहिए ना। माँ रोटी बनी, माँ रोटी बनी, माँ ने रोटी बनाई, माँ ने थोड़ी बनाई, माँ ने बिल्कुल नहीं बनाई। माँ ने नहीं बनाई ना आटे ने बनाई, आटा तो बन गया। अग्नि नहीं होती तो, तवा नहीं होता तो, पाटा नहीं होता तो, बेलन नहीं होता तो, कितने सहकारी कारण लगे? उपादान कारण एक ही था, पर उसके लिए सहकारी कारण था। भले ही हाथ पे बना लो, तवा और अग्नि तो, पानी तो चाहिए ही पड़ेगी, चाहिए ही पड़ेगा। वही कह रहे हैं, भवती काल द्रव्यम च, काल द्रव्य भी सहकारी कारण है। भाई आप क्यों विकल्प कर रहे हो? क्यों? सहकारी कारणानि बहुन्यपि भवन्ति, सहकारी कारण बहुत सारे भी हो सकते हैं। एक ही सहकारी कारण हो जरूरी नहीं है। उपादान कारण तो एक ही होगा, पर सहकारी कारण बहुन्यपि, बहुत सारे हो सकते। कैसे? यतः कारणात् घटोत्पादो, घट के उत्पाद के लिए मिट्टी कितना ही बड़ा उपादान कारण है, पर कुंभकार चक्र चीवर आदिवत, चक्र का कुंभकार के लिए चक्र चीवर लकड़ी आदि आदि सब कुछ सहकारी निमित्त है कि नहीं? है। ऐसे ही मत्स्यादि नाम जलादिवत, मत्स्य के लिए जलादिवत, मनुष्यानाम शकटादिवत, विद्याधराणाम विद्या मंत्र औषधिवत, विद्याधरों के लिए भी भले ही धर्म द्रव्य है, धर्म द्रव्य कर रहा है ना। मछली के लिए कितना ही धर्म द्रव्य कमन करने के लिए सहकारी बने। पानी नहीं है तो कह देना धर्म द्रव्य है, तो चल के बता। पानी को पानी से निकालना, मछली को यहाँ रखना और कहना धर्म द्रव्य है ना, सहकारी निमित्त पानी नहीं है, बिना पानी के चल के बता। चलेगी मछली? वही तड़प के बेचारी मर जाएगी। कितना ही धर्म द्रव्य निमित्त है, पर मात्र एक से काम नहीं होता, अनेक सहकारी कारण होते। समझ में आया क्या? विद्याधरों के लिए मंत्र तंत्र विद्या औषधि ये सभी एक साथ सहकारी कारण है। देवानाम विमान वदित्यादि काल द्रव्य गति कारणम, जैसे देवों के लिए विमान आदि, ऐसे ही काल द्रव्य गति कारण, ऐसे ही काल द्रव्य भी गति के लिए कारण है। आया? आया? इसलिए बार बार अनेक दृष्टांत देके समझाने का प्रयास किया जा रहा है। आगे कह रहे पुत्र क्या? अच्छा, मनुष्याना, हाँ मनुष्यानाम शकटादि, जहाज यान, कोई भी, चाहे आकाश का हो चाहे पानी का हो, वे सभी यान ही हैं। चाहे रोड के यान हो, गाड़ी वो यान हो, चाहे पानी के यान हो, वे सभी शकट के रूप में ही स्वीकार किए हैं। आगे बढ़ते हैं। कुत्र भणितम तिष्ठति चेत, मिला क्या? सहकारी कारण वह हो गया। ऐसा कहाँ कहा गया है? कुत्र भणितम तिष्ठत इति चेत,
ये ऐसा आप जो कह रहे हैं, ऐसा कहाँ कहाँ? उसको कहते हैं पोगल कर्णा जीवा खंदा खलु काल कारणे ही क्रियावंतो भवन्ति इति कथयत्वग्रे। मिला क्या? ये आगमार्थ, आगमार्थ एक अर्थ पढ़ा था ना, आगमार्थ। आगम में कहाँ लिखा है ऐसा कि आप बोल रहे सो मैं मान लूं? समझ में आया क्या? आगमार्थ मतार्थ हुआ, नयार्थ हुआ, भावार्थ, शब्दार्थ हुआ। आगमार्थ क्या है? कहाँ लिखा है ऐसा? तो कह रहे हैं कि ऐसा भी लिखा हुआ प्रमाण आगम में मिलता है। पोगल करना जीवा खंदा खलु काल करने ही, मतलब जीव का सहकारी कारण वह वर्तमान में जीव को समझने के लिए सहकारी कारण कौन है? अभी जीव को देखने के लिए सहकारी कारण कौन है? पुद्गल है। और स्कंधों के लिए सहकारी कारण कौन है? निश्चय काल। खलु काल करणे ही। आया कुछ समझ में? इसको इसलिए नहीं समझाया, स्वयं आचार्य भगवान कह रहे हैं क्रियावंतो भवन्ति इति कथयत व्यग्रे, कथयतु अग्रे। आगे कहेंगे किसको? जीव और पुद्गल कैसे क्रियावंत होते हैं, उन एक दूसरे के लिए ये कैसे निमित्त बन रहे हैं, और इन दोनों के लिए काल कैसे सहकारी बन रहा है। कथयतु अग्रे, आखिरी शब्द देखो, कथयत व्यग्रे लिखा है क्या? वहां संधि का विच्छेद करते हुए कथयतु अग्रे, उ वर्णे ओ, कातंत व्याकरण का प्रोफेसर जी नियम, उ वर्णे ओ, उ है तो ओ जा वह हो जाएगा, सॉरी उ वर्णे ओ नहीं होगा, यहाँ यग्रे हो गया है, कथयति अग्रे, कथयति अग्रे। ती यानी ई का यह हुआ है, उ नहीं हुआ, वहां ई था। कथयति अग्रे, अग्रे यानी आगे, कहूंगा, आगे कहेंगे किसको? ये जो उद्धरण दिया उसको भी। और क्रियावंत कौन? 6 में से 2 ही द्रव्य क्रियावान हैं, शेष 4 निष्क्रियाणी च। याद है ना? 2 ही क्रियावान हैं। तो पुद्गल जीव के लिए, पुद्गल के लिए काल आदि कैसे एक दूसरे के लिए सहकारी क्या है, ये आगम में तो लिखा है, पर उसको अभी नहीं समझेंगे। अग्रे यानी आगे। क्यों? क्योंकि अभी विषय नहीं है, पर आपको आगम में भी लिखा है, ये समझ में आए इसलिए यहाँ पर ये उद्धरण देते हुए कहा। आगे करते हैं, ननु यावता कालेनैक प्रदेशातिक्रमं करोति पुद्गल परमाणुस्तत् प्रमाणेन समय व्याख्यानं कृतं स एक समये चतुर्दश रज्जु गमन काले यावन्ता प्रदेशास्तावन्तः समया भवन्ति इति। ननु यानी पुनः प्रश्न पूछा। पुनः प्रश्न पूछ के कहते हैं, यावता कालेन एक प्रदेशा अतिक्रमं करोति पुद्गल परमाणु तत् प्रमाणेन समय व्याख्यानं कृतं स एक समये चतुर्दश रज्जु गमन काले यावन्तः प्रदेशास्तावन्तः समया भवन्ति इति। सीधा इतना प्रश्न पूछा कि आपने एक समय की परिभाषा क्या की? एक समय की परिभाषा क्या की? मंद गति से एक पुद्गल परमाणु एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में अतिक्रांत होने में जो समय लग रहा है उसको एक समय कहा। आप दो दो बातें क्यों करते हो फिर? जब एक प्रदेश गमन करने के लिए भी एक ही समय और 14 राजों के लिए भी, ये कैसी बात जमती है? प्रश्न समझ में आया क्या? एक समय किसे कहा? एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में परमाणु के जाने को एक समय कहा, और पुनः दूसरी परिभाषा में आप कह रहे हैं कि 14 राजू भी गमन करता है। अब एक प्रदेश जाने में भी एक ही समय और 14 राजू जाने में भी एक समय, जबकि 14 राजू जाने तो कम से कम 14 ही समय लगते, 14 राजू के जितने प्रदेश से उतना समय लगता, एक ही समय कैसे लगा? प्रश्न आया समझ में? जब एक पुद्गल परमाणु एक प्रदेश गमन करता है, उतने काल प्रमाण को आपने समय कहा, यह समझ में आया?
तो फिर आप परमाणु को 14 राजु गमन करते हुए जितने प्रदेश है उतने समय लगना चाहिए था ना, पर आपने दोनों को समय कहा। प्रश्न आया समझ में? अब उत्तर देते हुए कह रहे हैं नैवम, ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? एक प्रदेशातिक्रमेण या समयोत्पत्तिर भणिता सा मंदगति गमनेन चतुर्दश रज्जु गमन यदेक समय भणितं तदक्रमेण शीघ्रगत्या कथितमिति नास्ति दोषा। अब ज्ञानी हो गए कि नहीं? आ रहे हैं संस्कृत समझ में? अर्थ करते एक प्रदेश अतिक्रमण, जहां एक प्रदेश के अतिक्रमण से समय की उत्पत्ति कही गई है, सा मंदगति गमने न, वह मंदगति है। और चतुर्दश रज्जु गमनम, यद एक समय चतुर्दश यानी 14 राजु के गमन के लिए जब समय कहा है, तद क्रमेण वह क्रम से शीघ्र गत्या कथयति मिति, वह शीघ्र गति से कहा है, न अस्ति दोषा, इसलिए इसमें दोष नहीं है। अब शीघ्र गति हो गई ना, परमाणु की नहीं, अपनी भी समय की। समझ में आया? मात्र वह गति का अंतर है। पुनः शिष्य कहता है गुरुजी क्षमा करे, आप तो बहुत अच्छा से समझा तो रहे हैं, पर हमें समझ में नहीं आया, कुछ दृष्टांत दे दो ना, कुछ दृष्टांत दे दो ना। कहते हैं अत्र दृष्टांतम आह। अब उसका दृष्टांत देते हुए कहते हैं बहुत अच्छे से पढ़ने का प्रयास करो, संस्कृत से ही आपको बहुत सारा विषय समझ में आने लग जाएगा। पढ़ते यथा कोपी देवदत्तो, पढ़ना अच्छे अच्छे से मेरे साथ, कान यहाँ और शब्दों पे दृष्टि रखते हुए पढ़ना, अर्थ समझ में आएगा। यथा को अपि देवदत्तो योजन शतम दिन शतेन गच्छति स एव विद्या प्रभावेण दिनेनेकेन गच्छति तत्र किं दिनशतं भवति? नैवैक दिनमेव तथा शीघ्रगति गमने सति चतुर्दश रज्जु गमने पेक समय एव नास्ति दोषा इति। समझ में आया? यथा कहा आपी, कोई एक देवदत्त नाम का विद्यादत्त, उसने क्या किया? योजन शतम दिन शतेन, शत यानी 100 योजन चलने के लिए उसको 100 दिन लगे। क्या लिखा? योजन शतम दिन शतेन गच्छति, 100 दिनों में वह देवदत्त 100 योजन चलता है। तो स एव विद्या प्रभावेण, विद्या के प्रभाव से दिनैकेन गच्छति, विद्या के प्रभाव से क्या वो एक दिन में नहीं जाएगा? आपको कहीं जाना था, आप चलते 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 ब्रिजेश डॉक्टर पहुंच गए, गंज बासुदा, कितना समय लगेगा? 45 किलोमीटर है ना, लगभग 40-50 किलोमीटर है, तो कम से कम 2 दिन लगे। तो कोई 2 घंटे में नहीं पहुंच सकता? कोई 2 घंटे में नहीं पहुंच सकता? गाड़ी लो, अरे 1 घंटे में भी पहुंच सकता है, ट्रेन पकड़ लो। और अंतर समझ में आया? गति, देवदत्त 100 दिनों में 100 योजन चलता है, पर विद्या प्रभावेण दिने के गच्छति, एक दिन में पहुंच जाता है। तत्र किम दिन शतम भवति, उसे 100 दिन क्यों लगेंगे? क्योंकि विद्या का प्रभाव, विद्या की गति अधिक होने से, ट्रेन की, बस की, गाड़ी की गति पैदल से अधिक होने से स्वाभाविक है वो 2 दिन नहीं लगेंगे, वो तो 2 घंटे में, 2 नहीं 1 घंटे में। वही 100-200 की स्पीड से जाएंगे तो और जल्दी पहुंचेगा। तो उसके जैसे दिन शतम किम दिन शतम भवती, 100 दिन क्यों लगेंगे? न एवैक दिवमेव, वह किसी भी प्रकार से विद्या के प्रभाव से कितने दिन में पहुंचेगा? एक ही दिन में। इसलिए तथा उसी प्रकार से शीघ्र गति गमने सती, शीघ्र गति से गमन करते हुए चतुर्दश रज्जु गमने, चतुर्दश राजू गमन करता है। अपि एक समय एव नास्ति दोषा, वो भी एक समय है, उसमें दोष नहीं है। कुछ दोष बचा, कुछ विषय बचा, नास्ति दोषा, इसमें कोई दोष नहीं है।
समझ में आया? ये सभी तर्कों के द्वारा सिद्ध किया जा रहा है, जो हम पढ़ के आए हैं वह परम सत्य है। बीच में हमें समय से अभी मतलब है, हमें समय प्रमाण से मतलब है, इसलिए हम गति में नहीं उलझ रहे, हमें समय की परिभाषा समझनी। तो दो तो बिल्कुल अपोजिट थे ना, एक तीव्र एक समय एक प्रदेश और 14 राजू। इसमें तो जमीन आसमान का तो बहुत ही बड़ा अंतर है। तो इसलिए उसमें मात्र गति कही है। परमाणु की गति जो चाहे हो सकती है, मंद, मंदतर, मध्यम, जघन्य, उत्कृष्ट, उसमें कोई दोष नहीं है। हमें समय कब निकालना है, कि मंद गति से कि तीव्र गति से। समझ में आया क्या? कि मंद गति से कि तीव्र गति से। इशारों को भी समझा, मंद गति से या तीव्र गति से। मतलब बीच की कोई गति होती तो है, पर समय के लिए उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, इसके लिए उसका व्याख्यान नहीं किया। समय आपका हो गया। कल समय पर समय की बात के लिए अगली गाथा के साथ समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम। आप चाहे आयु में लगा लो, चाहे जिसमें लगा लो, समय समय है। किसी की भी गमन के लिए हम मान ले, वह व्यवहार के निमित्त से जो हम उस काल की गणना कर रहे हैं वह समय है। चाहे आयु के निषेक रूप वह एक समय रूप हो, दो समय रूप हो, वहाँ जहाँ भी गमन हुआ, जरूरी नहीं है कि परमाणु घूमेगा तभी समय होगा। मैं पुनः कह दूं, कांटे के घूमने से मिनट घड़ी घंटा नहीं हो रहे हैं, वो तो हम जान रहे हैं। ऐसे ही स्थानांतर करने से समय में, काल में बदलाव नहीं हो रहा, समय को पकड़ने के लिए निमित्त है। उससे काल में परिवर्तन, उससे द्रव्य में परिवर्तन नहीं हो रहा है। आयु का भी ऐसा ही समझे। उस निषेक के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को समय नहीं कहा, हम अन्य से भी समय को पहचानेंगे। जितना उसमें काल लग रहा है उतने समय आयु के निषेक, आयु के समय समय के निषेक खेल रहे, ऐसा वहां पर कहा जाता है। ठीक है, आगे पुनः और उसे समझेंगे। समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।